हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड वी क्रिएटेड फॉर यू। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम अपना म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या हम फंड सेलेक्ट करते हैं तो क्या हमें लास्ट ईयर के जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड थे या बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को चेज करके अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सो कम टू लुक एट इट, वी एज ह्यूमंस हमें लगता है कि हमें हर लाइफ में हर चीज बेस्ट चाहिए, राइट। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे स्कूल में जाए, हम जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज कंज्यूम करें वो सबसे अच्छी हो, राइट। और ये सेम लॉजिक हम अपने इन्वेस्टमेंट्स में भी अप्लाई करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो सबसे अच्छा हो, हमारे रिटर्न्स, पोर्टफोलियो रिटर्न्स बहुत अच्छे हो एंड ऑल ऑफ दैट। एंड इन दिस क्वेस्ट टू गेट द बेस्ट हम बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इन्वेस्टमेंट गुरुज हैं या जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो देख के उस पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मल्टी बैगर क्या होने वाला है, हम मल्टी बैगर्स को हमेशा ढूंढते रहते हैं। ये कुछ चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि वो पिछले साल का जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं विद एन अजम्पशन कि अगर उसने पिछले साल भी अच्छा किया है तो आगे जाके भी अच्छा करेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये जरूरी है कि जिस फंड ने पिछले साल परफॉर्म किया था या जो फंड पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था वो इस साल या आगे जाके भी लंबे समय में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहेगा? एंड अगर हमें बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में सेलेक्ट करना है, इज दिस द राइट स्ट्रैटेजी? एंड एट द सेम टाइम क्या हमें एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए या रीअलाइन करना चाहिए कि हर साल हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स ही हों? So these are certain questions that we're going to answer in this particular video. Come to look at it, मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज इन्वेस्टर्स हम बहुत जागरूक हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत कुछ देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो अच्छे से अच्छा बने। एंड एट द सेम टाइम अगर हम 2020 की बात करें, जहाँ पे मार्केट रिकवरी के बाद बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में ऐड हुए थे और बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, उस टाइम में बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स ने अपना पोर्टफोलियो में सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स या इंटरनेशनल फंड्स में डालना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने जो है 2020-2021 में इन फंड्स की परफॉर्मेंस को देखकर सोचा कि इन फंड्स में पैसा डालना चाहिए। सो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या ये स्ट्रैटेजी सही है या नहीं। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्टॉक या एक पर्टिकुलर सेक्टर एक गिवन टाइम पीरियड में परफॉर्म करता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्यों ऐसे परफॉर्म किया, बल्कि हम सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं कि किसने परफॉर्म किया। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि बहुत सारे जो मनी डिसीजंस होते हैं वो लॉजिकल नहीं होते हैं, वो इमोशनल डिसीजंस होते हैं और इनको हम बिहेवियरल बायसेस बोलते हैं। तो अगर आपने सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी एक फंड में इन्वेस्ट किया है तो उस बिहेवियरल बायस का नाम है आउटकम बायस। तो आउटकम बायस ये बोलता है कि हम किसी अगर चीज को देख के उसके पास्ट रिकॉर्ड को देख के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसको कंसिडर कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई द इवेंट अकर्ड। Okay? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिर्फ फैंग स्टॉक्स में 2021 में इन्वेस्ट किया होता 2020 की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो शायद आज के टाइम में आप बहुत खुश इन्वेस्टर्स नहीं होते। तो अब ये देखते हैं कि इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। अब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि स्मॉल और मिड कैप एज अ कैटेगरी लार्ज कैप के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स देते हैं और इसीलिए हमारा स्मॉल और मिड कैप्स की तरफ थोड़ा पॉजिटिव बायस भी रहता है। तो अब अगर हम परफॉर्मेंस देखें इंडिसेस की, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस की 2006 से लेके 2020 तक, विच मीन्स अगर हम ये 15 साल का ट्रेंड देखें तो लार्ज कैप्स जो है बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी रहे हैं 6 आउट ऑफ द 15 टाइम्स। स्मॉल कैप जो है वो टॉप में रहे हैं 5 टाइम्स आउट ऑफ दीज 15 ईयर्स और जो मिड कैप है वो टॉप में रहे हैं 4 टाइम्स आउट ऑफ दीज 15 ईयर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि देयर इज नो क्लियर विनर। और एक और ट्रेंड जो आप नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि जो एक साल का टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी है वो मोस्टली अगले साल का बॉटम परफॉर्मिंग रहेगा। तो अगर आप 2009 का ट्रेंड देखिए, 2009 में स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी टॉप में था, लेकिन 2010 और 2011 में स्मॉल कैप जो है ऑलमोस्ट बॉटम में था।
अब अगर हम सेक्टर्स की भी बात करें कि इसी सेम टाइम पीरियड में सेक्टर्स ने कैसा किया, तो 2006 से लेके 2020 तक अगर आप सेक्टर्स का ट्रेंड देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसने कंसिस्टेंटली जो बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है, और हर साल बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर चेंज हुआ है एंड द सेम ट्रेंड कंटिन्यूज। जो एक साल में कोई बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, मोस्टली अगले साल बॉटम में रहा है। अगर हम मेटल्स की एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 2007 में मेटल्स एज अ सेक्टर टॉप 3 में आता था, लेकिन 2008 में वो बॉटम 3 में था। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स एज यू कैन सी जो 2014 और 15 के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे, वो 2016 के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर हो गए थे एंड द सेम स्टोरी कंटिन्यूज। तो अब आप ये सोचिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखता अगर आपने स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स की एक साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसमें इन्वेस्ट किया होता। आई डोंट थिंक योर पोर्टफोलियो वुड हैव लुक्ड ग्रेट, और एज एन इन्वेस्टर शायद आप अपने रिटर्न्स के साथ उतना खुश ना होते। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये हमने स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात की, तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, क्या म्यूचुअल फंड्स में भी ये सेम लॉजिक अप्लाई होता है या म्यूचुअल फंड्स आर एक्सेप्शन टू दिस रूल? तो इसका मतलब यह है कि जो एक साल का बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, क्या वो कंसिस्टेंटली बेस्ट परफॉर्मिंग रहता है या क्या वो फंड्स चेंज होते रहते हैं? तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूजिंग लार्ज कैप फंड्स। एंड लेट्स अज्यूम कि क्योंकि ये इक्विटी फंड्स हैं या फिर लार्ज कैप फंड्स हैं, आपका जो होल्डिंग पीरियड रहेगा एज एन इन्वेस्टर वो रिलेटिवली लॉन्ग टर्म रहेगा। तो इसीलिए हमने जो है 10 साल की परफॉर्मेंस ऑफ दीज लार्ज कैप फंड्स लिया है एंड वी आर गोइंग टू शो यू कि अगर आपने इन लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखता। और इसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो लेट्स अज्यूम कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो हुआ था एट द बिगिनिंग ऑफ 2012, और आप जो रिटर्न्स देख रहे हैं वो है एट द एंड ऑफ 2021। सो लेट्स अज्यूम कि एट द बिगिनिंग ऑफ 2012 आपने 100 रुपया 3 लार्ज कैप फंड्स में इक्वल वेटेज में इन्वेस्ट किया था, और जो 3 लार्ज कैप फंड्स में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 2011 के बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स थे। सो लेट्स सी व्हाट वुड हैव हैपेंड टू योर पोर्टफोलियो। और आपने एक और चीज की है कि पिछले 10 सालों में आपने हर साल उन फंड्स में से पैसा निकाला है और उसके पिछले साल के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में डाला है, विच मीन्स एवरी ईयर यू आर चेंजिंग योर पोर्टफोलियो। सो लेट्स से कि आपने जो 2011 की टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स थे उसमें इन्वेस्ट किया, तो दोस टॉप 3 फंड्स वर कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एंड योर बीएनपी पारिबा लार्ज कैप फंड। तो आपने इन 3 फंड्स में 100 रुपए डाले इन इक्वल वेटेज, राइट? सो 100 डिवाइडेड बाय 3। और अब अगर आपने अब क्या किया कि 2013 के बिगिनिंग में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स चेंज हो गए बेस्ड ऑन 2012 का परफॉर्मेंस। तो अब जो 2013 में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, विच मीन्स 2012 के जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स थे वो थे सुंदरम लार्ज कैप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और एसबीआई ब्लू चिप फंड। तो अब आपने क्या किया, आपने जो पिछले 3 फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें से रिडीम करके अब आपने इन 3 फंड्स में पैसा डाल दिया, और हर साल आपने ये सेम एक्सरसाइज रिपीट करी टिल 2021। तो अब अगर आपने एट द बिगिनिंग ऑफ 2012 में जो 100 रुपया डाला था, फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कि आप हर साल पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में पैसा डाल रहे हैं, तो 2021 के एंड में आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 2021 में जो आपने 100 रुपया डाला था 2012 में, उसका वैल्यू होगा करीब 469 रुपीज with a CAGR of 16.7%. So obviously as an investor you might be thinking कि it is not bad अगर मुझे 17% रिटर्न मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली एक अपने लार्ज कैप पोर्टफोलियो में से। अब एक दूसरा सिनारियो देखते हैं जिसमें आपने 3 लार्ज कैप फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो सेम 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपने उन फंड्स को चेंज नहीं किया है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, विच मीन्स 10 साल आपका लार्ज कैप का जो पोर्टफोलियो था वो सेम रहा है। तो फिर आपके रिटर्न्स या आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करता? तो इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो हमने जो 3 फंड्स लिए हैं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिरे लार्ज कैप फंड और सुंदरम लार्ज कैप फंड। तो इन 3 फंड्स में आपने 2012 के बिगिनिंग में 100 रुपया इन्वेस्ट किया अक्रॉस दीज 3 फंड्स, और आपने कोई रीबैलेंसिंग, कोई रीएलोकेशन नहीं किया इन दीज 10 ईयर्स। तो अब आपका जो 100 रुपया उसका वैल्यू क्या होगा एट द एंड ऑफ 2021? एज यू कैन सी, जो 100 रुपए है उसका वैल्यू होगा करीब 590 रुपए एट द एंड ऑफ 2021 विद अ CAGR ऑफ 19.4% ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। अब इन द सेम फैशन
मान लीजिए हम अलग फंड्स लेते हैं, विच मीन्स इफ यू आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट बास्केट ऑफ लार्ज कैप फंड्स और उनको भी हम 10 साल तक होल्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो इन दिस सिनेरियो मैंने लिया है एक्सिस ब्लू चिप फंड, आई हैव टेकन SBI ब्लू चिप फंड एंड निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो अगर आपने वो 100 रुपया इन 3 फंड्स में डाला होता 2012 के बिगिनिंग में, और अगर आप 2021 में इसका रिटर्न्स देख रहे हैं, तो वो 100 रुपए का वैल्यू क्या होता? तो 100 रुपए का वैल्यू होता करीब 506 रुपया विद अ CAGR ऑफ 17.6%। तो एज यू कैन सी, जिस पोर्टफोलियो में ज्यादा चर्निंग नहीं हुई है, जिस पोर्टफोलियो में आपने कंसिस्टेंटली फंड्स को होल्ड करके रखा है, उस पोर्टफोलियो ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू द पोर्टफोलियो जिसमें आपने हर साल पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को ऐड किया है। सो आई थिंक हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी होती हैं वो भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो करती हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स, विच मीन्स जो इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, मोस्ट लाइकली वो अगले साल या एटलीस्ट उसके अगले साल बॉटम क्वार्टाइल में ही रहेगा। और एवरी टाइम आप जो अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करने की कोशिश करते हैं और आप अगले हर साल पिछले साल के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो आप जो है ये ट्राइंग टू प्ले कैच अप विद लास्ट ईयर्स ट्रेंड। एंड इससे क्या होता है कि मोस्ट लाइकली आप अपने पोर्टफोलियो में पुअर परफॉर्मिंग फंड्स के साथ रह जाएंगे, क्योंकि आप पूरा फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन 1 ईयर्स परफॉर्मेंस। और अगर हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जिसमें हम हर साल अपने फंड्स को चेंज कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, व्हाट यू आल्सो हैव टू कंसिडर इज कि उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं, एग्जिट लोड रहता है और कैपिटल गेन्स टैक्स का इम्प्लीकेशन रहता है, जो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स को और नीचे ले जाता है। सो जस्ट टू कंक्लूड, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम किसी भी एक्टिव फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस एक्टिव फंड का एक बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव रहता है टू बीट द मार्केट एंड कैटेगरी एवरेज। और वो ये ऐसा कैसे करते हैं? सो दे कैन डू दिस बाय गोइंग ओवरवेट या अंडरवेट इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। अब अगर कोई फंड ओवरवेट जा रहा है या अंडरवेट जा रहा है, तो ऑब्वियसली हर फंड की जो स्ट्रैटेजी है वो अलग होगी, विच मीन्स नो 2 फंड्स विल हैव द सेम स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। तो इसका मतलब क्या है कि रिटर्न्स भी अलग अलग आएंगे, राइट? तो इसीलिए व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि वो क्लियर विनर डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे भी इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पे फंड मैनेजर्स ने बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तक वो वैल्यू अनलॉकिंग हुई ही नहीं है। सो लाइक आई सेड कि क्योंकि ये बहुत मुश्किल है डिटर्मिन करना कि इस साल का विनर कौन सा होने वाला है, इट ओनली मेक सेंस कि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट करिए, भले वो टॉप में ना रहे हों, बट दे हैव बीन डूइंग रीजनेबली वेल। सो ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि हम किसी भी एक फंड को सिर्फ उसके इमीडिएट पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे ना होल्ड करें, क्योंकि द परफॉर्मेंस कैन कीप चेंजिंग। वी शुड लुक एट हाउ कंसिस्टेंटली द फंड हैज परफॉर्म्ड। और एक और चीज जो हम देख सकते हैं वो है की रिस्क रेशियोज। एट द सेम टाइम, अगर आपका कोई ऐसा आपके जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बिलो एवरेज रिटर्न्स दे रहे हैं और जो बॉटम क्वार्टाइल में रहे हैं काफी टाइम से, देन द बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी मे नॉट वर्क। तो इसीलिए ये भी जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली रिव्यू करें, विच मीन्स हर 1 या 2 साल में उसको रिव्यू करें, अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करें और फिर रीशफल करें इफ नेसेसरी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द ग्रो चैनल। और अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं कि हम कवर करें, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। और ऑफ कोर्स मैं हर वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स यूज करती हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो एग्जांपल्स हम यूज करते हैं ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ हम आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल्स यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.